नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। प्रधानमंत्री के राजकीय दौरे का दूसरा दिन और भी खास रहा है, जो ये बता रहा है कि भारत और अमेरिका इतिहास में कभी इतने करीब नहीं थे। प्रधानमंत्री आज वॉशिंगटन डीसी में लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय स्वागत किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों पर अपने दिल की बात कही। पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit to the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. इस दौरान आज भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े समझौते हुए और हो रहे हैं, जो रक्षा और सामरिक सहयोग, तकनीकी आदान प्रदान और आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने से जुड़े हुए हैं। आज जो खास मुलाकात हुई, उनकी जानकारी पहले आपको दे देते हैं। माइक्रॉन टेक के प्रेसिडेंट और सीईओ संजय मेहरोत्रा, उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया गया। अप्लाइड फॉर टेक के प्रेसिडेंट और सीईओ गैरी ई डिकसन, इनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात में भी भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर, इनके साथ भी भारत में निर्माण के क्षेत्र पे इसको और आगे बढ़ाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर विचार किया गया। इन मुलाकातों का नतीजा रहा कि भारत और अमेरिका के बीच कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। हम एक एक करके आपको इनकी सारी जानकारी अब देने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका अब और करीब आ गए हैं। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के साथ लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने का समझौता किया है। इसको बड़ी बात माना जा रहा है। अब HAL के साथ मिलकर GE भारत में लाइसेंस के तहत LCA तेजस मार्क II लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएगी। GE के F414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन कई अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में लगे हुए हैं, जैसे बोइंग सुपर हॉर्नेट और साब ग्रिपेन। ये इंजन अमेरिकी नेवी के FA-18 हॉर्नेट की असली ताकत है। दुनिया के कुछ गिने चुने देश जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ही लड़ाकू विमानों के लिए ऐसे अत्याधुनिक इंजन बनाने की उनको महारत हासिल है। अभी तक ये देश ऐसी तकनीक को दूसरे देशों के साथ साझा करने से बचते रहे, क्योंकि वो कैसे अपनी कोई टेक्नोलॉजी दे दे, क्योंकि वो उनके डिफेंस की टेक्नोलॉजी। लेकिन अब भारत भी ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है
जिसके लिए अमेरिका का साथ काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बारे में हमें और जानकारी दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पूर्व सीएमडी आर माधवन ने। इमीडिएटली तो एक अच्छी बात है कि हमारे साथ एक डील हो रहा है अभी। नया इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगा, बट इसके साथ ये भी याद रखना है कि हमारा एक प्रोसेस है जो डीआरडीओ में नया इंजन का डेवलपमेंट का चल रहा है, तो ये उसके साथ इसमें कोई बाधा ना आए। तो ये हमको ये देखना है कि इस इंजन डील के साथ हमारा जो पर्सनल इंडियन डेवलपमेंट है R&D का, दैट ऑल्सो शुड बी गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ये जरूर अच्छी बात है कि हमारे पास जब G414 आएगा तो काफी सारे एयरक्राफ्ट्स के लिए कॉमन इंजन है, तो ये यहाँ पे बन सकता है। ये भी हो सकता है कि ये हमारा एक ग्लोबल सप्लाई चेन जी का जो है उसमें हम लोग भी शामिल हो जाएं और यहाँ से प्रोड्यूस पार्ट ग्लोबली सप्लाई कर सकते हैं। ये दो अच्छी बात है। इसके साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि यदि ये डील चले तो हमको आमका के लिए 110 से लेकर 125 किलो न्यूटन का इंजन चाहिए। तो ये क्या जी हमको हेल्प करेगा इस डेवलपमेंट में, क्योंकि हमें फाइनली तो एक इंडियन एयरक्राफ्ट इंजन चाहिए, तो क्या ये हेल्प करेगा, ये देखने की बात है। सो इस डील के साथ ये भी होना चाहिए कि इन फ्यूचर यदि इंडिया कोई इंजन डेवलप करना चाहे तो जी का टेक्नोलॉजीज कैन बी पुट फॉरवर्ड एंड प्रोबेबली द इंजन कैन बी अपग्रेडेड टू ए हायर साइज, क्योंकि इससे साथ हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का आएगा। वी विल बी एबल टू एंश्योर दैट we have the quality standards that is required, which is already there with HAL. In the sense, we have all the required certifications. और मैं अब स्वागत करना चाहता हूं इस मामले पर और बात करने के लिए एयर मार्शल अनिल चोपड़ा से। एयर मार्शल चोपड़ा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो HAL का समझौता हुआ है, तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस को लेकर के खासी शोध हुई, उसको उड़ाया गया, भारत की शान माना जाता है एयरफोर्स का। इसमें अब ये जो टेक्नोलॉजी जो GE के साथ अब पार्टनरशिप हुई है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? संकेत, फर्स्टली आज मैं बताना चाहता हूं कि एज अ भारतीय होने के लिए कारण मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, उन्होंने एक रेड कार्पेट खोल दिया है और तरह तरह की डील थे जैसे आपने बताया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डील जो है वो है G414 इंजन के लिए। आप जानते हैं कि हमने कावेरी इंजन 40 साल से कोशिश कर रहे हैं, हमसे बन नहीं पाया, वो उसकी डेवलपमेंट उस लेवल पे नहीं पहुंची कि हम LCA में डाल सकें, और इसलिए हमने F404 LCA Mark 1 और 1A के लिए लिया है। उसके ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। पहले 75 इंजन मांगे थे 1 के लिए, और 1A के लिए हमने 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। मगर LCA Mark 2 जो बड़ा जहाज होगा उसके लिए मोर पावरफुल इंजन चाहिए। 414 तकरीबन 15% मोर पावरफुल है। उसका एक वेरिएंट है जिसमें एनहांस पावर रेटिंग है, वो और भी ज्यादा पावर दे सकता है। और ये इंजन इसलिए अब जरूरी है कि LCA Mark 2 अब ऑनलाइन रहना चाहिए। स्क्वाड्रन ने इंडियन एयरफोर्स की आ गई 30 स्क्वाड्रन पे रह गए हैं हम कंपेयर टू 42 जो होनी चाहिए। इसलिए हमारे को अर्जेंसी है। कावेरी के लिए हम और इतना वेट नहीं कर सकते। कावेरी की डेवलपमेंट नहीं रुकेगी। G414 एक ट्राइड इंजन है, ऑलरेडी फ्लाइंग इन मेनी कंट्रीज। 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में सुनने में आ रहा है। फाइन प्रिंट हमको देखना पड़ेगा। चांसेस है कि क्योंकि वो इंजन पहले ही बना हुआ है, सिर्फ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमें दी जाएगी, यानी कि हम उसको सारे पुर्जे इंडिया में बना सकेंगे। हमारी MSMEs को, HAL को, सबको बहुत फायदा होगा। एक इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो इंजन है एयरक्राफ्ट का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स चीज है। इवन स्पेस रॉकेट से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको 0 ऑल्टीट्यूड से स्ट्रेटोस्फीयर तक जाना है। इसको 0 स्पीड से कई मैक नंबर पे जाना है। इसको कई G फोर्सेस को फेस करना है। एयरक्राफ्ट का इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स है। टेम्परेचर्स इंजन के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। बड़े हाई RPM पे इंजन को रोटेट करना है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सिर्फ 4 कंट्रीज वर्ल्ड में इंजन बना पा रही है, USA, फ्रांस, UK और USSR। और USSR में भी मेनली मिलिट्री इंजन बन रहे हैं, और जो सिविल इंजन है वो सिर्फ 3 कंट्रीज में बन रहे हैं। इसलिए
ये टेक्नोलॉजी, इसका इंडिया में बनना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्लोली इसमें से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी और वो जब इंडिया में बनना शुरू होगा, इट बी मच चीपर, हम सस्ता बनाएंगे, इसलिए वो ग्लोबल चेन में हमें सप्लाईज देने का मौका मिलेगा। और इससे ही पैरेलली हमको कावेरी को कंटिन्यू डेवलप करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो हर देश के पास अपनी होनी चाहिए, क्योंकि G414 की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो अमेरिकन की रहेगी। कितना वो फाइनली हमको टेक्नोलॉजी देते हैं वो हमको बहुत ध्यान से उसका फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। एयर मार्शल चोपड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से इसके क्या लाभ होंगे और कैसे ये भारतीय वायुसेना के लिए एक ज़रूरी सौगात हो सकती है वो बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत नासा और इसरो 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक साझा मिशन भेजने पर सहमत हो गए। नासा और इसरो इस साल एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए भी सामरिक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। इसके लिए भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का फैसला किया है, जिसके तहत एक जैसी समझ वाले देश मानवता के हित में 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका की अगुवाई में यह मुहिम 2025 में एक बार फिर इंसान को चांद तक ले जाने की कोशिश में है, जिसका मकसद मंगल ग्रह और उससे आगे तक पहुंचने का है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत अमेरिका समेत 26 देश अभी शामिल हैं, जो मिलकर अंतरिक्ष से जुड़ी परियोजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। भारत इस ग्रुप में शामिल होने के बाद 27वां देश बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में कुछ और खास समझौते जो होने जा रहे हैं, वो भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देंगे। सेमीकंडक्टर हमारी और आपकी जिंदगी से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप ये मत सोचिए सेमीकंडक्टर, इसमें मेरा क्या लेना देना है। आपकी स्मार्ट वॉच से लेके आपका स्मार्टफोन, आपकी गाड़ी, जो चीज आप अपने आसपास देखेंगे, वॉशिंग मशीन, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिसमें वो चिप नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है या किसी के ऊपर भी कोई बटन है, रिमोट का इस्तेमाल हो रहा है, बिना चिप के वो नहीं चलता। ये इतना महत्वपूर्ण हम आपके जीवन में वो हो गया। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के सहयोग से गुजरात में $80 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है, जो भारत सरकार के अतिरिक्त वित्तीय सहयोग से भारत में $2.75 अरब की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाएगा। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी का यह कहना है कि यह असेंबली प्लांट गुजरात में लगाया जाएगा। इसके अलावा यूएस अप्लाइड मटेरियल्स ने ऐलान किया है कि वो भारत में एक नया सेमीकंडक्टर सेंटर लगाएगा। साथ ही एक और सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने वाली कंपनी लैम्ब रिसर्च भारत में 60,000 इंजीनियरों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऐलान करने वाली है। Micron is a global leader in memory and storage, and we are a supplier to for memory and storage in all end markets, from data centers to smartphones to PCs, and today really fueling the AI engine as well. So we are excited about the opportunities that exist for the future of memory and storage. And again, congratulations to Prime Minister Modi on his excellent visit. अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर से जुड़े समझौते इतने खास क्यों। तो ऐसे समझिए कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आइडिया दिया, अब और विस्तार से बता। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपका ऐसा कोई काम नहीं है जो इसके बिना अब चल सके। एक जमाना था जब हो सकता था, लेकिन अब तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो आदी हो गए हैं हम, वो आप ये समझ लीजिए कि हम एक तरीके से इनके गुलाम हो चुके हैं, जो वैसे अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारा काम उनके बिना नहीं चल सकता। आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप घिरे हुए हैं। मतलब आप ये समझिए, और तो और बाथरूम के भी उपकरण में, जापान वगैरह में आप चले जाइए, वहां पर भी अगर आप देखेंगे, आप बड़े होटल में जाएंगे, आप हाथ यूं करते हैं तो पानी अपने आप चल पड़ता है। यह भी सेमीकंडक्टर और चिप इसमें लगता है, सेंसर लगता है।
अब आपको यह बता दें कि बीते 20-30 साल में कंप्यूटरों को बदलते हुए देखा गया है। उन्हें याद होगा कि पहले कितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, पूरा टेबल उनसे घिर जाता था, फिर उसको ठंडाने के लिए एयर कंडीशनर और चलाया जाता था। कुछ पुराने टीवी भी ऐसे बड़े बड़े होते थे, उनमें ऐसी ट्यूब्स और उपकरण इस्तेमाल होते थे जो काफी पहले पुराने पड़ चुके हैं। उनको कैथोड ट्यूब टीवी कहते हैं, सीआरटी टेलीविजन। कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे लेकिन क्षमता काफी कम हुआ करती थी, ऊपर से बिजली की भारी खपत होती थी। एसी तो चलाना ही पड़ता था, जैसे मैंने आपको बताया कि धूल ना हो वहां पर। लेकिन टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदली है तो कंप्यूटरों की भी शक्ल बदल गई, और यह सब मुमकिन हो पाया है सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से। सेमीकंडक्टर चिप्स ने इन ट्यूब्स की जगह ले ली है। इन चिप्स पर भी लगातार शोध होते रहे हैं। चिप्स खाने वाले नहीं, चिप्स जो हैं जो कंप्यूटर में लगते हैं, ये और छोटे होते चले जा रहे हैं और इनकी ताकत और ज्यादा होती चली जा रही है। नतीजा, हमारे उपकरण भी छोटे होते गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अब तो इतने छोटे और खूबसूरत कंप्यूटर आ चुके हैं कि उन पर बात शुरू करो तो खत्म नहीं होती। मतलब अगर उतनी ही पावर आपको आज से 20-25 साल पहले के कंप्यूटर से देखनी होती तो इतना बड़ा कंप्यूटर आज की डेट में इतने हो गए। आपको हाथ में जो मोबाइल फोन है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर है, सेमीकंडक्टर की वजह से मुमकिन हुआ। साफ कहें तो सेमीकंडक्टर्स अब हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, टेलीकम्युनिकेशंस में आपके फोन में 5G और फोन का डिस्प्ले, सबके लिए सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल होती है। घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका एसी, टेम्परेचर कंट्रोल, सारी चीजें। बैंकों में डिजिटल अकाउंटिंग, क्लाउड प्लेटफॉर्म, सुरक्षा के लिए लगने वाले सीसीटीवी कैमरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेसमेकर, अस्पतालों के मॉनिटर, ये सारे अन्य उपकरण, परिवहन में गाड़ियों के इंजन कंट्रोल सिस्टम, ECU जिसे कहा जाता है, GPS वगैरह। आपकी गाड़ी में ही आप ये समझिए कम से कम 200 चिप लगी हुई हैं। इन सब में सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सभी में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को और बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा पहुंचे नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री। मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इस सर्किट के बीच में ऐसे काले रंग के कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेमीकंडक्टर कहा जाता है। देखने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिमाग कहा जाता है। अभी आज ही अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, उनके CEO के साथ एक अहम मुलाकात हुई है और माइक्रोन ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में करीब $3.25 अरब यानी 22,500 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया है। मेरे साथ विनोद शर्मा जी हैं जिनकी ये फैक्ट्री है और यहाँ पर कैपेसिटर्स बनते हैं। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के साथ इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पर कैपेसिटर्स हैं वो यहाँ पर इनका निर्माण किया जाता है। विनोद जी, सबसे पहली बात ये है कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका क्या महत्व है और ये क्या होते हैं? जैसा आपने सही बताया, ये किसी भी सर्किट का दिमाग है और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर उसका मेन एक अंश है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में सरकार ने इस समय इस बात को महत्वपूर्ण समझा और अमेरिका के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश है कि कुछ सेमीकंडक्टर्स की कंपनी ज़रूर हिंदुस्तान में आए। कौन से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे टेक्निकल गैजेट्स हैं जहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है? देखिए, सेमीकंडक्टर को मैं डिवाइड करूँ तो वो 3 भाग में आप देख सकते हैं, 3 प्रकार हैं। एक है जो लॉजिक या प्रोसेसिंग करता है किसी भी चीज़ की, आपके कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, टेलीकॉम सिग्नल में। दूसरा है जो मेमोरी का पार्ट करता है, आपके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो स्टोर करता है। और तीसरा है जिसको हम एनालॉग कहते हैं, जो कि लगभग एक ऐसा कैपेसिटर सेमीकंडक्टर है जो पहले बन सकता है, जिसमें इतनी ज़्यादा लागत नहीं है। वो आपके पावर में, कार्स में, एयर कंडीशनिंग में, LEDs में, हर चीज़ में लगभग आज उस इलेक्ट्रॉनिक्स का एक योगदान है।
तो अभी आप एक्सपोर्ट करते हैं इन कैपेसिटर्स का, ये जो कैपेसिटर्स बन रहे हैं? जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो कैपेसिटर हम बनाते हैं, हम इसको जापान और कोरिया और जर्मनी जैसे मार्केट्स के साथ compete करते हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन इनकी जो कीमत है, क्योंकि ये जीरो ड्यूटी पर है, उसको हम चाइना के साथ भी compete कर पा रहे हैं। चाइना के साथ compete कर पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कब तक आपको लगता है कि भारत सरकार ने जो ये बड़ी योजनाएं स्कीम लॉन्च की हैं, 76,000 करोड़ की एक योजना है भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को विकसित करने का, उसके कारगर नतीजे आने लगेंगे? देखिए, 76,000 करोड़ कोई बहुत छोटी रकम नहीं होती, और इसको अगर हम जिम्मेदारी से सही टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ यहाँ पर, सही पार्टनर्स के साथ लाएँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसमें हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, सही पार्टनर को ढूंढने की ज़रूरत है, और बहुत विद्वान लोग जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, सरकार ने उनकी एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई है, तो वो जो एम्पावर्ड कमेटी है वो इस पर बहुत विचार कर रही है। हम सभी को उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल में हम इन फैक्ट्रीज को यहाँ पे चलता हुआ देख सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नोएडा से मेरे कैमरे सहयोगी जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। भारत में जिस तरह से उपकरणों की भारी मांग है, उसे देखते हुए सेमीकंडक्टर्स के आयात पर बहुत देर तक भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें देश में ही ये बनाने होंगे। अभी तक चीन, ताइवान, हांगकांग, वियतनाम जैसे देश ही सबसे बड़े निर्यातक थे। ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे TSMC कहते हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ा ऐसा कोई अहम देश अगर इन्हें मुहैया कराने में किसी भी वजह से देर कर दे, तो अब आप सोचिए कि कितना नुकसान होगा। क्योंकि अभी हमने पृष्ठभूमि रख दी कि कितना जरूरी है ये चिप, और चिप बनाने वाली कंपनी अगर दे ही ना पाए, जैसे पिछले ही साल ताइवान और चीन के बीच में जो तनाव बढ़ा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। लोगों की गाड़ियां डिले हो गई, फोन जो है वो टाइम पर नहीं बन पाए, उपकरण जो हैं वो थोड़े से महंगे हो गए, बहुत लंबा लंबा लोगों को वेट करना पड़ा। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हो गई थी। उससे पहले कोरोना संकट के दौरान भी ऐसी ही समस्या सामने आई थी। इसकी वजह से कई तरह के उपकरणों की सप्लाई पर दुनिया भर में असर पड़ा। इसी के बाद अमेरिका और भारत समेत दुनिया के कई अन्य देशों को यह समझना पड़ा कि सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का एक लक्ष्य रखा है। अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मटेरियल्स के साथ यह समझौता इसीलिए बहुत अहम हो गया है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए $10 अरब के पैकेज का ऐलान किया। 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर की मांग $64 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 में $22.7 अरब थी। यानी मांग 7 साल में सेमीकंडक्टर की जो मांग है वो 3 गुना हो जाएगी। अमेरिका जो है उसके साथ जो और समझौते हुए हैं, उनके तहत अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास यानी कि कॉन्सुलेट्स शुरू करने की बात कही गई है, जबकि भारत सिएटल में एक मिशन की स्थापना कर सकता है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं वॉशिंगटन डीसी, जहां से हमारी सहयोगी महा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महा, दिन भर हमारे लिए ये सारी रिपोर्ट्स लाई हैं जो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले महा हमने देखा एक स्पीच हुई, प्रधानमंत्री की भी हुई और राष्ट्रपति बाइडेन की भी हुई, उसमें तमाम बातें कही गई। अब आगे की चर्चा क्या होगी उसके बारे में जरा आप बताएं। आगे की चर्चा होगी उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया जब हम ओवल ऑफिस गए और दोनों ने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स करे बातचीत शुरू करने से पहले। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत और अमेरिका का नजदीक आना इस वक्त बहुत जरूरी है। तो एक तो मुद्दा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे रहेगा और प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन वॉर का भी मेंशन किया है, तो अमेरिका की तरफ से यूक्रेन वॉर भी एक चर्चा का मुद्दा रहेगा। भारत की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो दोनों तरफ के लिए है, एक कॉमन थ्रेट जो चीन का बना हुआ है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में संकेत, वो डिस्कशन के लिए जरूर आएगा। ये एक तरह से एक ऐसी चीज है जो हम बहुत सारे जो निर्णय और बड़ी घोषणाएं होंगी उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी और टेक सेक्टर में
ले जाऊं तो अभी आप बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ था कोविड के दौरान, और जो कि हम कंटिन्यू जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं चीन, ताइवान और यूएस को लेकर, तो सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन कभी भी डिस्टर्ब फिर से हो सकती है। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो भी उसकी वजह से उसने भी सफर किया था, तो उसके फॉलआउट्स बहुत सारे एरियाज में दिख सकते हैं। इसलिए जो ये डील माइक्रॉन वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी कि माइक्रॉन अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में सेटअप करे, गुजरात में। दूसरी बात ये है कि अगर हम डिफेंस सेक्टर में भी देखें तो जो ड्रोन्स की बात हो रही है वो हालांकि एक प्योरली बायर सेलर वाली सिचुएशन है जिसमें भारत अमेरिका से ड्रोन्स लेगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत इस वक्त एक ऐसे पड़ोसी देश के साथ है जिसके साथ उसका एक फ्रिक्शन चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, जो 3 साल से ज्यादा हो गए जिसको। तो इन सब को देखते हुए डिफेंस पार्टनरशिप, टेक पार्टनरशिप ये बहुत अहम और जरूरी है, और दोनों ही देशों ने और दोनों ही लीडर्स ने इसके बारे में स्पेसिफाई किया था ओवल ऑफिस में। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक और इश्यू का मेंशन किया और वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर अपने जो साउथ लॉन में इवेंट हुआ था रिसेप्शन का उसमें बोला डेमोक्रेसी का। प्रेसिडेंट बाइडेन ने हालांकि और भी इसके आगे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स जोड़ा, उन्होंने कहा इन इश्यूज पे भी डिस्कशन होगा, इस वजह से क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके जो वैल्यूज हैं और पिलर्स हैं वो कॉमन पिलर्स हैं दोनों के बीच में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के बीच में। तो ये अहम मुद्दे अभी जो वार्ता चल रही है इस वक्त अंदर ओवल ऑफिस में उसमें किए जा रहे हैं। मैं अभी व्हाइट हाउस में खड़ी हूँ, अभी से कुछ मिनट बाद हम लोगों को ले जाया जाएगा एक प्रेस वार्ता के लिए। इस प्रेस वार्ता के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये प्रेस वार्ता भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों तरफ से दो सवालों की बात की जा रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी 2 सवाल लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 सवाल लेंगे। तो पहले तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स उसमें भी वो बताएंगे कि किन किन मुद्दों पे बात हुई, क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या अग्रीमेंट्स हुए, एमओयूज हुए। एक और अहम एमओयू जो साइन हो सकता है वो हमने जो सुबह अपने दर्शकों को थोड़े वक्त पहले शाम को बताया था, वो है स्पेस सेक्टर में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्पेस ह्यूमन फ्लाइट की बात करता है 2024 तक, जो नासा और इसरो के बीच में होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आर्बिटस अकॉर्ड जो है उसपे भारत शायद अग्री कर सकती है, आ सकती है ऑन बोर्ड। ये सब जब अग्रीमेंट्स अनाउंस हो जाएंगे, संकेत, उसके बाद जो हम देखेंगे वो ये है कि सवाल लिए जाएंगे दोनों तरफ से। ये सवाल क्या होंगे, इनके क्या जवाब रहेंगे, ये अब थोड़ी देर में पता चलेगा। सिद्दीकी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महा जी, ये बताइए कि आपका जो जेट लैग जिसे कहा जाता है अमेरिका और इंडिया में बड़ा तगड़ा होता है, 9.5 घंटे पीछे चलता है, तो अभी ये आपका कुछ रिदम बन पाया कि नहीं कि आपके वहां काम हो रहा है, यहाँ देश जो है वो रात में सो रहा है? संकेत, जब काम होता है तो शायद जेट लैग की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। हाँ। तो आप आते ही काम में लग जाते हैं। 9.5 घंटे आगे है भारत, उस हिसाब से काम करना पड़ता है, रात में भी जग के काम करना पड़ता है। लेकिन एक ज्यादातर जो लोग बताते हैं एक्सपर्ट्स ने, और मैं ट्राई भी करती हूँ कि अगर आप जिस कंट्री में पहुंचे हैं वहां पे बस सन की तरफ अपना फेस रखें थोड़ी देर के लिए, तो आपकी जो क्लॉक है वो वापस से फिक्स हो जाती है, ये कहा जाता है। तो दैट इज अ गुड ट्रिक, कभी कभी ट्राई कर सकते हैं। और यूजुअली ज्यादा जेट लैग होता है जब हम वेस्ट से ईस्ट आते हैं, तो जब मैं भारत वापस आऊंगी तो जरूर छुट्टी तब महसूस होगा, तब आप यहाँ कहीं दिन में सोने ना लग जाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद महा सिद्दीकी इस सब रिपोर्ट के लिए और शानदार रिपोर्ट्स के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ये होगा कल जो बैठक, अभी भी कुछ अहम बैठकें हो रही हैं, उसमें क्या निकल करके आता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया यहाँ तो रात हो चली है, लेकिन अमेरिका में ये मीटिंग्स का सिलसिला चलता रहेगा और उसके बाद कल भी बिल्कुल यही चीज़ देखने को मिलेगी। लगातार रिपोर्टिंग लेकर के आएंगे, लगातार आपको बताते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस दौरे को लेकर के उसके बारे में बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है पटना में। उससे पहले क्या हो रहा है, उस बैठक से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं, इस सब पर भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक शुक्रवार को पटना में होगी। लेकिन इस बैठक के पूर्व संध्या पर अरविंद केजरीवाल ने शर्त रख दी है कि अगर बैठक में कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने की घोषणा नहीं की तब वो बैठक का बहिष्कार करेगी। बीजेपी विरोधी नेताओं के इसी तरह के पोस्टरों और होर्डिंग से पूरा पटना पटा पड़ा है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीटीपी की महबूबा मुफ्ती के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पटना आ गए हैं। मुझे लगता है चर्चा बहुत अच्छी और सामूहिक होगी। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता देश को आपदा से बचाएगी। सभी लोग मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। इस बैठक का आयोजन कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने साफ किया है कि बैठक का पहले से कोई एजेंडा नहीं है और न ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी चेहरे पर मुहर लगने की कोई संभावना है। बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे। क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। बात यह है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा एजेंडा है देश से कैसे भारतीय जनता पार्टी को के शासन से कुशासन से मुक्ति मिले। ये सबसे बड़ा एजेंडा और सबसे बड़ी प्राथमिकता आज के दिन की यही है। बाकी सबकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं राजनीति की जो होती हैं स्टेट में। लेकिन अध्यादेश को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने न केवल कांग्रेस बल्कि आयोजकों के लिए यह कहकर मुश्किल बढ़ा दी है कि कांग्रेस ने अध्यादेश पर समर्थन करने का आश्वासन नहीं दिया तो आम आदमी पार्टी बैठक से तुरंत वॉकआउट करेगी। अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं, ममता जी चाहती हैं, स्टालिन चाहते हैं, जो लोग भी जो चीज़ चाहते हैं वो सब मुद्दे हैं और मुख्य मुद्दा तो अभी है साथ मिलके चुनाव लड़ने का ना। तो उसके साथ उन मुद्दों पर भी अगर साइडलाइन में बात हो जाती है तो इसमें कहाँ दिक्कत है। इस बीच इस बैठक पर बीजेपी ने भी कई होर्डिंग के माध्यम से भाग ले रहे नेताओं पर निशाना साधा है। ये महागठबंधन की ये बैठक हो रही है जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कर रही हैं कांग्रेस को कि बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहाँ चुनाव। अध्यादेश को मुद्दा बनाकर आपने जैसे कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दिया है, वैसे में इस बैठक में भाग ले रहे कई विपक्षी दलों और आयोजकों को ये बात रास नहीं आ रही है और उनका साफ कहना है कि आप कहीं ना कहीं अपनी डफली, अपना राग इस बैठक के माध्यम से गाना चाह रहा है जो उन्हें फिलहाल स्वीकार नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।